बिहार चुनाव को लेकर आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है या नहीं। सवाल ये है कि अभी भी लोगों के मन में जंगल राज का खौफ है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त देश के गृह मंत्री जी, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर हैं। गृह मंत्री जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार भैया। आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर, बिहार चुनाव से पहले भी आप लगातार यहाँ का दौरा कर रहे थे। आप अभी भी स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस बार बिहार में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या वो मुख्य मुद्दे हैं, क्या यहाँ की जो पल्स है वो क्या कह रही है? देखिए, मैं पूरे बिहार का दौरा भी चुनाव की घोषणा के 3 महीने पहले से कर रहा हूं। मैंने जनता के मूड को पहचाना भी है, जाना भी है, और कि इनके मन में कई सवाल है उसको भी इंटरेक्शन से जानने का प्रयास किया है। मैं कुल मिलाकर आपको बता देता हूं कि इस चुनाव के बाद परिणाम जो आएगा, एनडीए 160 से ज्यादा सीटों के साथ 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा। आप 160 सीटों की बात कर रहे हैं गृह मंत्री जी। 20 साल का शासन है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो आपकी महागठबंधन की योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उन पर हावी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, घोषणाएं सिर्फ नहीं है, 20 साल का शासन भी है। सभी लोग जानते हैं कि क्राइम रेट लालू जी के जमाने से बहुत नीचे आया है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। सभी लोग जानते हैं गांव में अब 24 घंटा बिजली पहुंचा है। 85 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जा रहा है। 1,60,60,00,000 लोगों के घर में नल से जल पहुंचा है। 1,65,60,00,000 लोगों को शौचालय मिला है। 1,33,00,000 लोगों को गैस का सिलेंडर मिला है। 44 लाख लोगों को घर मिला है और 50 लाख लोगों को मिलने वाला है। ये सारी चीजें उनको मालूम है। यहाँ बरौनी का कारखाना बंद पड़ा था, वो चालू हो चुका है। केमिकल्स का यूनिट आ रहा है। 2 बड़े बिजली के कारखाने बन रहे हैं। पीएम मित्र पार्क, एक टेक्सटाइल पार्क भी यहाँ आ रहा है, और कम से कम 10 इंडस्ट्रियल एरिया 500 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बन रहे हैं। तो बिहार की जनता को मालूम है कि जंगल राज की मुक्ति के बाद जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर हर मोर्चे पर विकास को आगे बढ़ाया। गृह मंत्री जी, एक तरफ आप बता रहे हैं परफॉर्मेंस, आपका कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव जी जब अपना पहला रोड शो करते हैं आज, तो कहते हैं कि कोई लहर नहीं है एनडीए की, महागठबंधन की लहर है। दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ लालू राज का डर दिखाकर वोट मांग रही है। नहीं, हमने लालू राज का डर नहीं दिखाया है। लालू जी की पार्टी के सारे टिकट लालू जी ने अपने हाथ से बांटे हैं, उनके घर से बांटे हैं। तो यह जो आरजेडी का प्रचार है कि अब जंगल राज कहां है, वो तो बिहार की जनता को भी मालूम है नहीं है। हमारा राज है, कहां से जंगल राज होगा। मगर जंगल राज कपड़े, भेष और चेहरा बदलकर ना आए, इसलिए हम जंगल राज याद कर रहे हैं। गृहमंत्री जी, आप और प्रधानमंत्री जी बार बार जंगल राज का जिक्र करते हैं। नहीं नहीं, पूरी बिहार की जनता कर रही है भैया। हम तो वही बोल रहे हैं जो बिहार की जनता सुनना चाहती। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने तो इस जंगल राज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। माना कि उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्या उनके सामने ये जंगल राज जो है, ये मुद्दा रेलेवेंट है आज? बिल्कुल रिलेवेंट है, और मैंने बहुत बड़ी संख्या की आम सभाओं में भी सबसे ज्यादा रिस्पांस जंगल राज को रोकने की अपील पर दिखा है।
देखिए ये बात सच है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो 90 के दशक को आज भी याद रहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि दहशत ऐसे हैं जो कहते हैं कि दहशत का माहौल आज भी है। चाहे वो हाल में मोकामा में हुआ हो या आरा में घटना घटना हुई हो या पिछले कुछ महीने पहले करीब करीब 10 दिन के अंदर कई सारी हत्याएं हो गई थी। तो उनको लगता है कि आज भी दहशत तो है ही। देखिए, दहशत है ऐसा कहना ठीक नहीं। दहशत कब जन्म लेती, घटनाएं तो होती है, कम से कम होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। मगर लालू जी के शासन में अगर यही घटना हुई होती तो वो अपराधी मुख्यमंत्री जी के घर में बैठता और पुलिस वहां जा नहीं सकती थी, या मुख्यमंत्री के साले के घर में बैठता और पुलिस जा नहीं सकती थी। ऐसे जघन्य हत्याकांड के, नरसंहार के अपराधी मुख्यमंत्री के घर में उस वक्त शरण लेते थे और पुलिस बाहर चौकी करती थी उनका, कोर्ट की रीत से बाहर थी। न एफआईआर दर्ज होती थी, न चालान लगता था, न अरेस्ट होती थी। तब जाकर दहशत खड़ी होती। अगर कोई कानून को तोड़ता है, पुलिस उसको धर लेती है और कानून की अदालत के सामने उसको उपस्थित कर देती है, तो दहशत नहीं होती। लेकिन गृह मंत्री जी अनंत सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं, सबसे पहले नामांकन भरने वालों में से हैं। छोटे सरकार कहा जाता है उनको उनके इलाके में। वो जब गंभीर आरोप उनके ऊपर लगते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सुशासन की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचता है? अरे भाई, आनंद सिंह पर तो आरोप लगे हैं, लालू जी को तो सजा हुई है। और राहुल गांधी इनसे हाथ में हाथ मिलाकर गांधी मैदान पर रैली कर रहे हैं। यही लालू यादव को जब मनमोहन सिंह जी बचाना चाहते थे, अपनी सरकार बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे कि सजायाफ्ता व्यक्ति को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, तो राहुल गांधी जी ने मॉरल ग्राउंड पर वो ऑर्डिनेंस को, अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। वही राहुल गांधी आज यहाँ पर सत्ता प्राप्त करने के लिए लालू जी से सजा होने के बाद भी हाथ में हाथ मिलाकर बिहार की जनता के सामने खड़े हैं। हमने तो आनंद सिंह जी को जेल में डाल दिया, आप आरोप है फिर भी जेल में डाल दिया। आप कह रहे हैं कि मैसेजिंग है, आरोप है, फिर भी जेल में डाल दिया है। लेकिन बीजेपी शुचिता की बात करती है। ऐसे कई एनडीए के उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर कई आरोप है, बाहुबली है, लेकिन उनके या उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आरोप के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से रोकना यह देश का कानून नहीं है। आरोप सिद्ध होता है, सजा होती है, उसके बाद उनको पद पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा संवैधानिक सुधार लेकर हम ही आए हैं जिसका राहुल बाबा विरोध कर रहे हैं। संविधान संशोधन 130 क्या है कि जिसको जेल में जाना पड़ता है वो सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकता। लेकिन गृह मंत्री जी वो लोग इसको भी कह रहे हैं कि वो जानबूझ के सरकार गिराने के लिए, वो जानबूझ के संविधान आप सरकार कैसे गिरेगी भाई? जेल में तो एक व्यक्ति जाएगा, पूरा विधानसभा का सदस्य नहीं जाएगा, तो उनकी ही पार्टी का कोई अलग व्यक्ति शपथ लेगा। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, किसी भी व्यक्ति पर अरेस्ट होता है कोई किसी भी आरोप में, चाहे वो राज्य सरकार का मंत्री हो, केंद्र सरकार का हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इससे जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? हेमंत सोरेन जी ने तो इस्तीफा दे दिया था, स्वयं लालू जी ने दिया था। अब सार्वजनिक जीवन की सुचिता को क्या हम पाताल तक ले जाएंगे? अब कह रहे हैं पहले क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था कि संविधान निर्माताओं को ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना ही नहीं थी जो अरेस्ट होंगे मगर इस्तीफा नहीं देंगे। अब कुछ लोगों ने नहीं दिया तो संविधान को बदलना पड़ेगा। मैं गृह मंत्री जी एक और बड़े विषय पर आ रहा हूं, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। वो ये है कि अब आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी का जो केस है, भले ही पहले चार्जशीट हुई, लेकिन ये विच हंटिंग के तौर पर अब सामने लाया जा रहा है। 3 साल पहले चार्जशीट हुई थी, चार्ज फ्रेम करने पर लालू जी और उनका परिवार स्टे लिया था। अगर स्टे न लेते तो 3 साल पहले चार्ज फ्रेम हो जाता।
स्टे सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था, वहां से स्टे उठ गया, तो सेशन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। इसमें विजिलेंटिंग क्या है? और वो तो जेल में भी नहीं गए हैं, ट्रायल चल रहा है। वो कह रहे हैं कि 130वां संशोधन जो किया वो इसीलिए किया कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। देखिए, सबके लिए है, और जेल के डालने के पहले बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। एफआईआर होते ही एफआईआर की क्रॉसिंग के लिए जा सकते हो, पूछताछ का समन आते ही इस पर स्टे ले सकते हो, पूछताछ करने के बाद अरेस्ट पर स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट होने के बाद भी 30 दिन का मौका दिया है संविधान संशोधन में कि आप 30 दिन तक अदालत से जामीन ले सकते हो, जमानत ले सकते हो। गृह मंत्री जी, अब एक बड़ा गंभीर विषय जिसको लेकर बिहार चुनाव की कैंपेन की बड़ी तेजी से शुरुआत हुई विपक्ष की तरफ से, और वो है एसआईआर। 12 राज्यों में ये लागू होने जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये वोट चोरी का हथियार है। देखिए, मैं मानता हूं कि एसआईआर ये पहली बार नहीं हुआ है। 1955 से एसआईआर चल रहा है, किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक विरोध नहीं किया है। और अगर इसकी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो विपक्ष चुनाव आयोग के पास जा सकता है। अगर चुनाव आयोग उनकी न सुने, ऐसी भी कल्पना कर लीजिए, तो कोर्ट में जा सकता है। मगर आप चुनाव आयोग को मतदाता सूची का शुद्धिकरण करते हुए कैसे रोक सकते हैं? और जहां तक बिहार का सवाल है, उन्होंने पूरा प्रयास घुसपैठियों को बचाने के लिए किया था, जो विफल गया है। और ये देश भर में घुसपैठियों का संरक्षण करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये इंडी गठबंधन वाले कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी पूछते हैं गृह मंत्री जी कि जब घुसपैठियों की बात होती है एसआईआर के थ्रू, तो चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बताता है कि कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई किए वो गए? चुनाव आयोग का काम ही नहीं है, वो काम गृह मंत्रालय का है, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई। चुनाव आयोग ने हर मतदाता से कहा है, जो डाउटफुल थे उनको कहा कि आपके पास भारत के नागरिक होने का जो प्रमाण है वो लेकर आए। अब कुछ लोग नहीं गए तो चुनाव आयोग ने उनका नाम हटा दिए। आपने एक प्रोसेस बताया था, मुझे याद है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। वो चुनाव आयोग का प्रोसेस नहीं, मैं नहीं आपकी है। तरफ से बात हाँ, कर रहा हूं, मैं गृह मंत्रालय की बात कर रहा भाजपा का एजेंडा बता हूं। रहा हूं। हाँ, तो क्या बिहार में से भी ऐसे लोग होंगे जिनको डिपोर्ट किया जाएगा? देखिए, पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर होने के बाद मतदाता सूची का अध्ययन होगा, उसके बाद हम तय करेंगे। जब तय करेंगे तब मीडिया के सामने पूरा योजना लेकर आएंगे। लेकिन गृह मंत्री जी, एसआईआर पर एक भरोसा, एक सहमति, एक सर्वसम्मति तो होनी चाहिए। ममता जी दीदी कह रही हैं कि किसी भी कीमत पर बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। ये तो यहाँ पर भी कहते थे, हो चुका। संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी है, और चुनाव आयोग के साथ अगर आप सहमति करना नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते, तो कोर्ट में जा सकते हो, जो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया निर्णय करेगा इसका। लेकिन गृह मंत्री जी, जब आप घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं तो ममता दीदी ये तर्क देती हैं कि आपकी सरकार है, बॉर्डर पर आपकी फोर्स है, तो घुसपैठिए आ कैसे जाते हैं? ऐसे आ जाते हैं कि पूरी बांग्लादेश की बॉर्डर एक बार टीवी 9 की टीम जाकर देख कर आए। 600 से ज्यादा बड़े बड़े नदी नाले हैं जहां फेंसिंग नहीं हो सकती। घना जंगल का क्षेत्र है जहां फेंसिंग नहीं हो सकता। मगर जो घुसपैठिए घुसते हैं, आकर पहले गांव में रहते हैं, वहां की पुलिस, पटवारी, प्रशासन किसी को मालूम नहीं पड़ता। गांव में नया व्यक्ति आएगा तो किसी को मालूम नहीं पड़ता इसका राशन कार्ड कौन निकाल रहा है। देश भर से जो घुसपैठिए घुसते हैं, सारे बंगाल के राशन कार्ड वाले क्यों होते हैं? क्यों आसाम में घुसपैठ बंद हो गया? राजस्थान, गुजरात में क्यों घुसपैठ नहीं होता है? क्योंकि वहां की सरकारें उसको मदद नहीं करती। तो गृह मंत्री जी, इसका सोल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है फिर? सॉल्यूशन, बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी और हम घुसपैठ को पूर्णतया बंद कर देंगे। अब मैं एक 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 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सबके सामने मैं रखना चाहता हूं। जब एनडीए का घोषणा पत्र आता है, उसमें बहुत सारे वादे रखे गए, बहुत सारी चीज़ें रखी गई, लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि
आप लोगों ने उन्हीं के आइडिया कॉपी कर लिए। देखिए तेजस्वी जी क्या हमारे घोषणा पत्र का वखान करेंगे भाई? आप इतने पुराने जर्नलिस्ट हो, उनको हमारे घोषणा पत्र के लिए यही बोलना है। इसमें आपको आश्चर्य क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि जब उन्होंने 2.5 करोड़ नौकरी का वादा किया, हर घर नौकरी का वादा किया, तो आप लोगों ने 1 करोड़ रोजगार का वादा कर दिया। वो 200 यूनिट बिजली देने की बात करते हैं, तो आप 125 यूनिट नहीं बिजली देने नहीं, की बात देखिए करते हैं। दोनों चीजें गलत हैं। हमने रोजगार का वादा किया है, उन्होंने नौकरी का वादा जी किया है। जी। अब हर परिवार से एक नौकरी देनी है, 2.5 करोड़ नौकरी देनी है, तो सी और डी ग्रेड की दोगे तो भी 40,000 का तनख्वाह होता है एवरेज, और 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करोड़ करोगे तो लगभग 3 करोड़ 3 लाख, अरे 12 लाख करोड़ से ज्यादा बजट चाहिए आपको। ट्रिपल। बजट की साइज से 3 गुना बड़ा वादा कर, हम ऐसे वादे नहीं करते। हमने 1 करोड़ नौकरी नहीं किया है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और स्वरोजगार मिलाकर 1 करोड़ रोजगार की संभावनाएं खड़ी करेंगे वो का है। और हमने 125 यूनिट का है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो हमारी कॉपी कर रहे हैं। गृहमंत्री जी, लेकिन आपने जो अभी ये पॉइंट रखा, ये बात एकदम सही है, व्यवहारिक नहीं लगता है, लेकिन जब यही सवाल तेजस्वी जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने एक्सपर्ट से बात की है, इकोनॉमिस्ट से बात की मुझे है। लगता है तेजस्वी जी से आप बहुत प्रभावित हो गई है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं पूरा आपका भी फॉर्मूला कोई बताऊं। लॉजिक होगा, आपका भी कोई कॉमन सेंस होगा, आपका भी कोई जनरल नॉलेज होगा, और अगर एक्सपर्ट की सलाह है तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करें। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे तो उसके लिए भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो कैसे आएगा? ऐसा नहीं है, यहाँ पर विपुल संभावनाएं पड़ी हैं। छोटे छोटे गृह उद्योग करने की, कुटीर उद्योग करने की, कोऑपरेटिव्स की। जीविका दीदी 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी को हमने 10,000 रुपया दिया है, वो सीड मनी है। 25 जीविका दीदी इकट्ठा होती है, अपने 10,000 रुपया इकट्ठा करती है तो 2.5 लाख रुपया होता है। इसके आधार पर बैंक से लोन लेने की योजना भी आने वाले दिनों में हम लेकर आने वाले हैं, और वो 20-25 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा और 2.5 लाख रुपया, इसके आधार पर बहुत सारे छोटे कुटीर उद्योग यहाँ पर बन सकते हैं। और इस पर बहुत काम हुआ है। इस देश में करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुका है, और एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा रास्ता ये लखपति दीदियों की माध्यम से, और अब यहाँ जीविका दीदी के माध्यम से वो मॉडल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने बात की एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सीड मनी का आपने जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि भले ही इससे आपको फायदा हो जाए, जो 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं सीड मनी के तौर पर, लेकिन आरजेडी का कहना है ये बेसिकली वोट के लिए रिश्वत है। देखिए, सिर्फ ये योजना नहीं है, हमने सबको चुनाव के बहुत समय पहले 44 लाख लोगों को घर दिया। आरजेडी कहेगी वो भी वोट के लिए दिया है। हमने 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया, वो कहेगी वो भी वोट के लिए किया है। हम बिहार में करोड़ों लोगों को 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का इलाज फ्री दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय दिया है। ये सारा हमने चुनाव के लिए ही किया, फिर तो कुछ करो ही नहीं, गरीब को गरीब रहने दो। ये किस तरह का आपके भी सवाल है, और किस तरह से आप तेजस्वी के रास्ते पर चढ़ गए हो, मेरे मन में तो बड़ा सवाल उठता है। मैं TV9 के लिए सवाल उठता है। मैं आपसे मैं कुछ ठीक भी है। कहूं, मेरी बात सुनिए, Please go ahead. मैं कुछ भी कहूं, मगर उसको आपकी दृष्टि से तो आपने आकलन करना चाहिए कि ये सवाल पूछने जैसा है या नहीं है। फिर तो रोड बनाते हो तो कहोगे कि आप भाई चुनाव के लिए रोड बना रहे हो, बिजली देते हो तो चुनाव के लिए बिजली दे रहे हो। गृहमंत्री जी, तो फिर मैं आपसे एक और क्लैरिफिकेशन लेने की लिबर्टी लूंगा यहाँ पर। ये भी कहा जा रहा है और ये एक मैसेजिंग की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि ये जो आपने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10,000 रुपए सीड मनी दिया है, ये बाद में ये लोन है, ये पैसा वापस ले लिया जाएगा। जी नहीं, ये लोन नहीं है, ये पैसा वापस नहीं लिया नहीं। जाएगा। एनडीए अभी एकजुट दिख रहा है, काफी ऑर्गेनाइज दिखाई दे रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग के समय आपके एक साथी की वजह से जेडीयू को और आपको अपनी सीटें कम करनी पड़ी। क्या वो
बलिदान एनडीए को एकजुट रखने के लिए दिया नहीं, गया था? जरा भी बलिदान नहीं दिया है। नई पार्टी ऐड हुई, लास्ट चुनाव में हमारे साथ पासवान जी नहीं थे, इस चुनाव में आया तो सभी का थोड़ा थोड़ा सीट तो कमा होगा ना। विपक्ष एक और मुद्दा उठा रहा है, वो ये है कि बीजेपी ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया। चलिए, ऐसी बातों के मैं जवाब देना नहीं चाहता। मुझे पता है आप कई बार कह चुके हैं कि सीएम और पीएम की जो पोस्ट है वो उस पर कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव चल रहा है, ये भी आपने कहा है। लेकिन विपक्ष ये मुद्दा नहीं छोड़ रहा है और वो ये बार बार कह रहा है कि एनडीए क्यों नहीं कहता है कि अगले 5 साल के मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। देखिए, टीवी 9 के अलावा विपक्ष की कहीं पर क्रेडिबिलिटी नहीं है भैया। बिहार की जनता समझ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं और उनको मालूम भी है क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव तो सीएम और डिप्टी सीएम की घोषणा कर चुके हैं, वो शपथ लेने की भी बात कर रहे हैं, उनका एक बड़ा फिक्स वोट बैंक है। आप लोगों का चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? नीतीश जी का वोट, पासवान जी का वोट या आपकी सरकार का काम? एनडीए का वोट। एनडीए का वोट। आपके ऊपर शुरू से ही विपक्ष कई सारे आरोप लगा रहा है। मैं थोड़ा राहुल गांधी के ऊपर आप आना चाहूँगा। राहुल गांधी को हमने देखा कि किस तरीके से वो एक अलग अंदाज में दिखते हैं, पानी में तालाब में कूद जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने जाल से मछली नहीं पकड़ी है, बेसिकली वोट पकड़ते हैं। चलिए, अब 14 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। क्या मुकेश सहनी कोई फैक्टर है गृह मंत्री जी? चुनाव में हर वोटर फैक्टर होता है, इसका प्रमाण कितना है नतीजों से ही मालूम पड़ता है। हम 160 के से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए का सरकार बनाएंगे। ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि लालू जी के राज में उनका जो समाज है उसके ऊपर बड़े अत्याचार हुए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए, वो क्या कह रहे हैं मेरा विषय नहीं हो सकता, वो बिहार की जनता का विषय है। बिहार की जनता हमें भी सुन रही है, उनको भी सुन रही है और आपको भी देख रही है। आपका तो चुनाव खैर होता नहीं है, मगर हमारा तो होता है, तो मैं इस तरह की बातों का जवाब नहीं दे सकता है। गृह मंत्री जी, प्रशांत किशोर को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ रहे हैं और इसमें आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। आपके पास समय कम है, लेकिन एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि वो लिख के दे रहे हैं कि 25 से ज़्यादा सीटें जेडीयू की नहीं आएंगी, वो एनडीए का भी वोट काटेंगे और वो महागठबंधन का भी वोट काटेंगे। चलिए, अब 14 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। गृह मंत्री जी, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। शुक्रिया आपका।